फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा रहे थे हम लोग, और जिस लेसन के न्यूमेरिकल लगा रहे थे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं और पिछली क्लास तक कुछ न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। लास्ट में कौन सा न्यूमेरिकल लगाया था, नंबर बताइए। हाँ जी 21, तो फिर आज ये 22 है। अभी तक इस लेसन पर बेस्ड 21 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 22 नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल फिलहाल कल भी आप लोग लगा चुके हैं, तो इस पर काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपने कल वाले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा है तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कांच का एक गोला बना हुआ है, मतलब जो गोला बना हुआ पूरा ग्लास का बना हुआ है। जैसे कल भी मैंने बोला था कि आप जैसे कि कंचा देखते हैं ना, वो पूरा इतना छोटा सा होता है और पूरा कांच से बना रहता है। ऐसे ही कांच का बना हुआ एक गोला है, उसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। ये मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। ये पूरा कांच यहाँ पर है, मतलब ऐसा नहीं है गोला बना हुआ तो आप ये मत समझिएगा कि भीतर में एयर भरी हुई है। केवल ये गोले का सरफेस कांच का है, ऐसा नहीं है, पूरा गोला ही कांच का बना हुआ है। तो गोले के बाहर यहां पर क्या है, गोले के बाहर इधर भी एयर है, गोले के बाहर इधर भी एयर है, चारों तरफ इसके एयर है। बस इतनी सी जगह पर ग्लास रखा हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। ये गोले का केंद्र हमने मान लिया यहां पर C। अब इसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला बना हुआ है। आप देखते ना कंचे के अंदर कभी कभी वायु के बुलबुले बने हुए आपको दिखाई देते हैं। बाहर से जब देखो तो अंदर वायु के बुलबुले आ जाते हैं, अगर पूरी तरीके से ग्लास अंदर तक नहीं भर पाया तो ऐसा ही इस कांच के गोले पर है। केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर देखो ध्यान से, ये यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। कैसे मालूम, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना, दी गई है हमको। उन्होंने बोला कि गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। ये गोले का केंद्र है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। यह भी टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक बुलबुला बना हुआ है। यहां से यहां पर मान लेते हैं, यहां पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला ऐसा बना हुआ है इस जगह पर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसी लाइन पर ही बुलबुला बनेगा क्या, यहां 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 और कहीं नहीं बन सकता क्या? बेशक बन सकता है। हम भाई आपके पास जैसे ये स्फीयर है, जैसे ये आपके पास कांच का बना हुआ गोला है। अब इस पे जहां कहीं भी बुलबुला बना है वहीं से मिलाती हुई सेंटर को लाइन मिला दीजिए और उसको ऐसे रख लीजिए। आप कुछ बात हमारी समझ आ रही है? अगर ये बुलबुला यहां पर बना है तो ठीक है, बना रहने लीजिए, इसको ऐसे लाइन मिलाएंगे और इसको ऐसे घुमा के रख लेंगे, ठीक है ना। तो वो तो कैसा भी हम कर सकते हैं। तो ये हमने मान लिया कि यहां पर एक वायु का छोटा सा बुलबुला बना हुआ है और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऊपर नहीं लिखते हैं, इमेज बनानी पड़ेगी हमको, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, नीचे लिख देते हैं इसे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है डिस्टेंसेस आपको, ओके। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ये गोला जिस कांच का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का बुलबुला बना हुआ है।
ठीक है, कांच का आप उतराएंगे एक समझ लो 5 है, ये हमने नोट कर लिया। आप सोचेंगे इनको नहीं नोट किया, इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग नोट करेंगे रेडियस जो होगा, और जो भी ये डिस्टेंस है ना 2 सेंटीमीटर, इसको हम उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नोट करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, मतलब जो बुलबुला बना हुआ है तो उस बुलबुले के नजदीक गोली की एक सरफेस होगी, और दूसरा है बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर, और उस बुलबुले के दूर भी एक सरफेस होगी। दोनों तरफ से अगर हम उसको देखेंगे तो बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ आया? फिर से देखिए, ये पूरा कांच का गोला है, ये उसका सेंटर है, ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये एक वायु का बुलबुला यहां पर बना हुआ है। जैसा कि किसी भी कांच के बने कंचे के अंदर एयर का बबल आ जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी, वो बुलबुला यहां पर बना हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि इस बुलबुले के नजदीक वाले पृष्ठ से एक बार हम देखेंगे और एक बार हम दूर वाले पृष्ठ से देखेंगे। ये बुलबुला है, बुलबुले के नजदीक सरफेस कहां पर है, ये बुलबुले की नजदीक वाली सरफेस है। देखिए, तो एक बार हम इस पृष्ठ से इस बुलबुले को देखेंगे, कंचा लेंगे और इधर से उसको देखेंगे, और देखेंगे किसको, बुलबुले को देखेंगे हम। फिर ये निकट वाला पृष्ठ होगा, बुलबुले के दूर वाला पृष्ठ, ये दूर वाली सरफेस है, देखो ये उसके दूर वाली सरफेस है। फिर एक बार हम इधर से जा करके देखेंगे, तो एक बार इधर से देखेंगे तो हम बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हैं, और एक बार हम इधर से खड़े होकर देखेंगे तो ये बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से हम देख रहे हैं, क्योंकि यहां से बुलबुला थोड़ा दूरी पर पड़ता है और इधर से देखने पर बुलबुला नजदीक पड़ता है। तो उन्होंने आपसे यही क्वेश्चन किया है कि दोनों तरफ से अगर आप देखते हैं तो पहली तरफ से देखेंगे निकट वाली सरफेस से तो बुलबुला कितनी दूर दिखाई देगा आपको, और अगर दूर वाली सरफेस से देखते हैं जाके तो बुलबुला आपको कितनी दूर दिखाई देगा। बस ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? ठीक, अब निकट वाले पृष्ठ से पहले देखना है, फर्स्ट पार्ट यहां पर करेंगे। फर्स्ट पार्ट, निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हैं, इसका मतलब इस सरफेस से आप देख रहे हैं यहां से, कहने का मतलब है कि निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आपकी आंखें हैं, यहां पर ये हमारी आंखें हैं, यहां से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी इमेज कहां बनेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रकाश किरणें इस बबल से चलेंगी, मान लिया यहां पर आकर पड़ रही हैं, देखो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसा नहीं कि केवल एक लाइट रे इससे चलेगी, इस बुलबुले से असंख्य प्रकाश किरणें चलेंगी, लेकिन हम केवल उस प्रकाश किरण को ले रहे हैं जो हमारी आंख पर जाएगी, जो प्रकाश किरण हमारी आंख पर जाएगी केवल हम उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि केवल उसी से तो हम उसको देख पाएंगे, किरणें असंख्य जाएंगी उनसे हमें मतलब नहीं है। तो हमने मान लिया एक प्रकाश किरण यहां पर आकर के गिरती है, बुलबुले से प्रकाश किरण आई और यहां पर आकर के ऐसे गिरी, देखिए ये आपतित हुई। अब ये जो प्रकाश किरण है आप देख रहे हैं कांच से वायु में जा रही है, अंदर आ कहां से रही है, कांच से, और अब जाना कहां चाहती है, वायु में जाना चाहती है। अगर कांच से वायु में जाएगी अर्थात सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटाओ, तो क्वेश्चन फिर आया कि अभिलंब कहां है इसका, अभिलंब अभी बना नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। अभिलंब कैसे बनेगा, गोले के इस पॉइंट पर मुझे अभिलंब चाहिए तो आंसर है सेंटर से मिलाइए, वो उस पर अभिलंब का काम करेगा। ये सेंटर से हम इस पॉइंट को मिलाए देते हैं, ये यहां पर अभिलंब का काम करेगा। ये इस बिंदु को हमने इस केंद्र से मिला दिया और ये इस पॉइंट पर क्या बन गया, अभिलंब बन गया, नॉर्मल यहां पर ड्रॉ हो गया।
अब अगर ये नॉर्मल है और ये आपतित प्रकाश की किरण है जिसके जाने का रास्ता ये है, देखो ये इस रास्ते पर जाना चाहती है भाई, ऐसे जा रही है ना, तो ये इस रास्ते पर निकल जाना चाहती है ऐसे। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। दूर हटने के लिए वो इस लाइन से और ऐसे ऊपर की तरफ जाए कि हल्का सा नीचे की तरफ झुक जाए। दूर हटना है तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाए। तो ये इस रास्ते पर नहीं जाती है, ये थोड़ा सा ऐसे निकल जाती है ऐसे, ठीक है। तो सघन से विरल में जाते समय प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट गई। अब दूर हट गई तो यहां पर हमने अपनी आइस को सेट किया, यहां पर हमने अपनी आइस सेट की। आइस आप तो जानते हैं हमारे देखने का जो सिस्टम है उसको किरणें मोड़ना नहीं आता है। अब हमारी आंखों को लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, तो इसको हम बैक ट्रैक करेंगे। ये प्रकाश किरण यहां कहीं से आती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर हम बुलबुले के नजदीक वाली सरफेस से देखेंगे इस बुलबुले को, तो वो बुलबुला यहां नहीं बल्कि हमको यहां पर दिखाई देगा। ऐसी सिचुएशन पर ये ऑब्जेक्ट होगा, ये उसकी इमेज बनेगी। अब ये हमको बताएं कि क्या आपको ये जो रे डायग्राम हमने बताया, किरण आरेख जो बनाया गया है, ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? समझ में, किरण आरेख समझ में आया कुछ? फिर से बुलबुले से प्रकाश किरण चली, ये अभिलंब है इस पॉइंट पर, सघन से विरल में जाने की वजह से अभिलंब से दूर हट गई। जब ये हमारी आंख पर पड़ी, हमारी आंख के देखने का जो सिस्टम है उसको किरणें मोड़ना नहीं आता। पीछे पीछे जब हम चलते गए तो हमको ये किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई नजर आई। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का या वायु के इस बुलबुले का जो कि कांच के भीतर बना हुआ है, यहां पर उसका इमेज हमको दिखेगा। तो बुलबुले के नजदीक वाली सरफेस की ओर खड़े होकर जब हम देखेंगे बुलबुले को ना, तो वो बुलबुला हमको यहां नहीं दिखेगा और पास में हमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली बुलबुला है यहां पर, बट हमको यहां दिखेगा नहीं, वो हमको दिखेगा इस जगह पर, थोड़ा और पास में ही दिखने लगेगा आपको, रिफ्रैक्शन की वजह से। यही तो पता लगाना है कितनी दूर दिखेगा। तो अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको मालूम है कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, सारी चीजें आपको पता है। ये वाली सरफेस आप ले रहे हैं, ठीक है। तो निकट वाले पृष्ठ से देखने पर पहले ये मुझे बताओ, अपवर्तनांक की जगह मुझे क्या लेना चाहिए, कांच के सापेक्ष वायु का कि वायु के सापेक्ष कांच का? प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? कांच से वायु में, तो हमको अपवर्तनांक लेना चाहिए कांच के सापेक्ष वायु का। कांच के सापेक्ष वायु का अर्थात म्यू ए जी लेना चाहिए। कांच के सापेक्ष वायु का म्यू ए जी कैसे निकलेगा? 1 अपॉन म्यू जी ए। अब 1 अपॉन म्यू जी ए मतलब 1 अपॉन 1.5, दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करेंगे। रेडियस के लिए बताइए क्या यूज करना चाहिए मुझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 5 सेंटीमीटर। साफ साफ दिया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बस ये बताइए कि प्लस लेना चाहिए कि माइनस। ये है सरफेस, इसका सेंटर यहां पर पड़ता है, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे ऐसे नापनी पड़ेगी दाहिनी तरफ। और अगर दाईं ओर, आपको याद है ना कि दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाती है, पोल से, तो पोल यहां पर है कि पोल यहां पर है? सरफेस अगर ये है तो पोल यहां पर है, यहां से डिस्टेंस नापोगे तो ये 5 सेंटीमीटर दाहिनी ओर नाप रहे हैं, इसलिए आर को हमको कैसा लेना चाहिए? प्लस। अब वस्तु की दूरी बताइए जरा, कितनी होगी और किस निशान के साथ लेनी चाहिए? वस्तु के लिए कितनी दूरी हमको लेनी चाहिए? यह है ऑब्जेक्ट, क्या दूरी ले? यहां से 2 सेंटीमीटर है, इधर से 3 सेंटीमीटर है, तो हम वस्तु की दूरी के लिए 2 सेंटीमीटर ले लें कि 3 सेंटीमीटर ले लें? 3 सेंटीमीटर लें। क्यों? दूरी कहां से लोगे? ध्रुव से लोगे ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 3 सेंटीमीटर है। अब 3 लेना है, पर प्लस ले कि माइनस ले, ये भी बता दीजिए। प्लस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के दाहिनी ओर ये पड़ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर लेंगे और पॉजिटिव लेना पड़ेगा।
अब हमारे पास म्यू है, आर है, यू है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके वी निकाल सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर से म्यू की जगह पर 2/3 लिखेंगे। ओह आई एम सॉरी, 2/3 वी माइनस 1 अपॉन यू की जगह पर +3 लिख देंगे। म्यू माइनस 1 2/3 माइनस 1 अपॉन आर, आर की जगह पर क्या लेना है? +5। इसे कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा जरा। ये 2/3 वी, इसको हम उधर भेज देंगे तो उस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तब तक इधर आप सॉल्व करेंगे। 3 यहां पर आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1/3 और माइनस 1/3, ये 3 इस 5 के साथ आ जाएगा तो -1/15 और ये -1/3 उधर जाएगा तो ये +1/3 बना लेगा। आप फिर से देख लें, ये -1/3 बटे में ही 15 है, सॉरी 5 है, वो 3 5 से गुणा करके -1/15 कर लेगा। इधर का -1/3 उधर जाकर के प्लस का 1/3 बन जाएगा। अब इसे हमने सॉल्व करना है तो ये आया 2/3v। 2/3v इज इक्वल टू 15 और 3 में एलसीएम क्या लेना चाहिए हमको? 15। 15 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा -1 से करेंगे -1 प्लस 3 का भाग देंगे 15 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे तो +5। इस तरीके से आप यहां से एक काम और कर सकते हैं, इस 3 से इस 15 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2/v इज इक्वल टू 4/5। देखो बेटा 5 माइनस 1 4 हो गया, 2 से हमने इसको काट दिया तो 2 दूना 4। अब ये 1/v है, ये 2/5 है, नंबर पलट जाएगा। v इज इक्वल टू बन जाएगा 5/2। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो पहले पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर पे, ये पहला पृष्ठ है और नजदीक पड़ता है बुलबुले के। यहां से जब देखेंगे तो ये इमेज आपको कितनी दूर दिख रही है, देखो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर ही आपको इमेज दिख जाती है। यहां से वस्तु कितनी दूर रखी है? 3 सेंटीमीटर पर इमेज यहां से कितनी दूर बन रही है? 2.5 सेंटीमीटर पर, 2.5 सेंटीमीटर पर, यानी कि वस्तु की अपेक्षा इमेज यहां पर आपको दिखेगी। आधा सेंटीमीटर और इधर की तरफ दिखना शुरू हो जाएगी और डिस्टेंस प्लस में आ रही है। इस बात का संकेत है कि जो प्रतिबिंब है वो पृष्ठ के दाहिनी तरफ बनेगा। तो दाहिनी तरफ बन भी रहा है, आप देखो, समझ रहे हैं? तो हमारा सारा जो भी हमने किरण आरेख बनाया वो भी वही बात कहता है जो हमारे कैलकुलेशन बोल रहा है। इसका मतलब है दोनों बातें सही है। फिर तो समझ आ गया। अभी हमने किधर से देखा है? निकट वाले पृष्ठ से देखा है हमने। अब हम दूर वाले पृष्ठ से देखने चाहेंगे तो इसमें नोट करेंगे, दूर वाले पृष्ठ से देखने पर यह सेकंड पार्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको, बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। दूर वाले पृष्ठ से देखने पर ठीक है, दूर वाला पृष्ठ कहां पड़ेगा? ये दूर का सरफेस है। इस बार ये हमारा पोल का काम करेगा, तो ये सरफेस इस बार हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब किरणें इधर से उधर हमको भेजनी पड़ेंगी। वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे गई, देखो इस तरह से, यहां पर जब पड़ी जाकर के तो सघन से विरल में जाना चाहती है, अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन अभिलंब कहां है वो तो मालूम होना चाहिए। अभिलंब बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दीजिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसको मिला दिया, देखिए ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसके जाने का एक्चुअल पाथ ये इस तरफ जाना चाहती है, पर क्या होगा कि जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये इसके जाने का रास्ता है,
ऐसे निकल जाती, पर ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि नीचे आना पड़ेगा? थोड़ा सा नीचे उसको आना पड़ेगा। तो इस रास्ते पर न जा करके ये हल्का सा ऐसे निकल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ आया कुछ आपको? अब अभिलंब से दूर हट गई। अब ये किरण जहां जा रही थी उसके सामने हमने अपनी आइस को सेट कर लिया और देखने लगे कि ये वस्तु हमको कहां दिखेगी। तो हमारी देखने के सिस्टम को तो किरणें मोड़ना नहीं आता है। वो बैक ट्रैक जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये प्रकाश की जो किरण है इसको जब आप बैक ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष को यहां कहीं पर आकर के इंटरसेक्ट करेगी, इस जगह पर। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि इस बार ऑब्जेक्ट ये है इस सरफेस के लिए, पर इस बार इमेज कौन है? ये आई डैश पर है। फिर से ऑब्जेक्ट, पहले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज आई पर है। दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ओ। इमेज कहां पर बन रही है? आई डैश पर बन रही है। तो जब हम इधर से देखेंगे ना तो हमको इस बुलबुले का प्रतिबिंब यहां दिखाई देगा, लेकिन जब हम इधर से देखेंगे जाके इधर से, तो बुलबुले का प्रतिबिंब इधर नहीं दिखाई देगा, कहीं पर यहां पर दिखेगा बुलबुले का प्रतिबिंब हमको। समझ रहे हैं? अब दिखेगा यहां पर, वो कितनी दूर है ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, वो तो डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ही हम बता सकते हैं उसके बारे में आपको। अब पहले तो ये बताइए, रे डायग्राम आपको समझ आया कि नहीं आया? अब रे डायग्राम अगर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। सारी चीजें यहां नोट कर लेंगे और वहां रख देंगे जाकर के। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस बार म्यू के लिए क्या यूज होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस बार भी प्रकाश किरण कांच से वायु में ही जा रही है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यूज होगा म्यू ए जी। और म्यू ए जी की वैल्यू पिछले वाले पार्ट में निकाली गई है, कितनी आई थी? 2/3। तो म्यू की जगह तो इस बार भी 2/3 ही आएगा। आर के बारे में बताइए कितना लेना चाहिए? इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। वो 5 सेंटीमीटर आप इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ नाप रहे हो कि बाईं ओर मेजर करोगे? इस बार तो बाईं ओर नापना पड़ेगा ना आपको। ये सरफेस ऐसी है, ये नापना पड़ेगा यहां से यहां तक। बाईं ओर अगर नापोगे तो इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लेना है? माइनस में लेना है, नेगेटिव लेना है उसको आपको। तो -5 सेंटीमीटर। और u के बारे में बताइए कितना लेना है आपको? वस्तु की दूरी, इस पृष्ठ से वस्तु कितनी दूर पड़ती है? ध्यान से देख के बताइए मुझे। 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। कैसे? यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस 5 और ये डिस्टेंस 2। वस्तु तो ये है ना, ये जो बुलबुला यहां पर बना हुआ है ये वस्तु है। तो इस पृष्ठ से यहां तक का डिस्टेंस टोटल है 5, 2, 7 सेंटीमीटर। प्लस लेना है कि माइनस लेना है? हर बार दो चीजें, कितना चाहिए और निशान कैसा चाहिए। माइनस लेना कि प्लस? माइनस लेना, क्योंकि अगर ये सरफेस है तो इसके बाईं तरफ है ये वस्तु। तो इस बार जो u लेना है हमको, वो लेना है -7 सेंटीमीटर। -7 सेंटीमीटर। म्यू आर और u पता चल गया। अब हम v निकाल सकते हैं। फिर से सूत्र लगा देते हैं। क्या सूत्र लगाएंगे? म्यू अपॉन v -1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन r। म्यू की जगह पर 2/3 और अपॉन में ही v, -1 अपॉन u की जगह -7 अभी लिखा है आपने, देखो, इज इक्वल टू म्यू -1 2/3 -1 अपॉन r की जगह पर लेना है -5, r की जगह पर -5 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करो बउआ। 2/3v, बेटा देखो ये माइनस और माइनस कैसा हो गया? प्लस। अब अगर हम 1/7 को उधर भेजेंगे तो जाके कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पहले इसको कर लो, ये -3 यहां पर आएगा तो 2 - 3 -1/3 और अपॉन -5, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऊपर अब 1/3 नीचे 5, तो वो मिलकर क्या बना देगा? 1/15। 1/3 और नीचे 5 भी है तो 3 पंचे
15 कर लेगा। ये 1/7 उधर जा रहा है तो ये माइनस का 1/7 हो जाएगा। अब 15 और 7 इसका एलसीएम ले लीजिए, 105 ही कर लो सीधे, 15 सत्ते 105, तो ये 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15, ये 2/3 भी। तब तक आप 3 से इसको काट सकते हो, 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15, ये 2/v इज इक्वल टू -8/35। 7 - 8, 7 में सॉरी 7 में से 15 को माइनस करोगे, माइनस का 8 बचेगा बटे 35। इधर तब तक 2 से इसको काटोगे 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू आई -4/35। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पलट देंगे, v आ जाएगा -35/4, -35/4 डिवाइड कर दीजिए, 4 8 32, 32 3 35, 3 बच गए, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया। फिर 4 7 28, 4 5 20। इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा जब यहां से आप देखेंगे ना, तो दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब 8.75 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जाकर के। इसका माइनस का निशान इस बात का संकेत है कि इस सरफेस के दाईं ओर नहीं बनेगा, बाईं ओर बनेगा। तो देखो हमने जो किरण आरेख बनाया उसके अकॉर्डिंग भी बाईं ओर बन रहा है, और हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी बाईं ओर आ रहा है। हमारे देखने पर इमेज यहां पर आ रही है और इसके मुताबिक यहां से 8.75 डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। यहां से इस सरफेस तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस अगर 5 है तो व्यास पूरा 10 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर यहां से यहां तक आ जाओगे तो टोटल कितना चल जाओगे आप, 10 सेंटीमीटर। लेकिन वहां से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, 8.25 सेंटीमीटर दूरी पर, 8.75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इधर से कितना दूर इमेज बनेगी, अरे उधर से अगर 8.25 आ गए हैं, 8.75 आ गए हैं, तो इधर से 1.25 नहीं रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो उधर से 8.75 डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगी और इधर से 1.25 सेंटीमीटर पर ये इमेज बन जाएगी आपके। तो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, और दूसरा था बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर, उसका जवाब यह है कि जब आप निकट वाले पृष्ठ से देखोगे तो आपको कितनी दूरी पर इमेज दिखाई देगी। पूरा न्यूमेरिकल आपने लगाया है, प्लीज बताइए मुझे। जब आप निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हैं तो कितनी दूरी पर बुलबुले की इमेज दिखेगी आपको, 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यहां से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज दिख जाएगी। लेकिन जब आप दूर वाले पृष्ठ से देखने जाओगे तो कितनी दूरी पर इमेज आपको दिखेगी, हाँ जी 8.75, यहां से 8.75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यह इमेज बनेगी। और अगर उस इमेज को भी आप निकट वाले पृष्ठ से देखते हैं तो कितनी दूरी पर दिखाई देगी, 1.25 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? तो रे डायग्राम भी हमारा पूरा का पूरा बढ़िया है और कैलकुलेशन भी हमारा हमारी बातों को ही एग्री करता है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। फिर तो ये हमारा आंसर हो गया। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, और इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, इसे नोट करिए पहले आप, ठीक है, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं 23 नंबर। ये न्यूमेरिकल भी आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, जल में चल रहा प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज, जल के भीतर प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज चल रहा है। जल में स्थित 4 मिलीमीटर व्यास के गोलीय वायु के बुलबुले से अपवर्तित होता है, और जल के भीतर वायु का बुलबुला बना हुआ है। जैसे नॉर्मली पानी के भीतर, पानी के अंदर अगर आप फूंक मारते हैं, एक पाइप ले लीजिए, पाइप को पानी में डुबा दीजिए और ऊपर से अगर आप फूंक मारते हैं तो बुलबुला नहीं बनता पानी के भीतर, तो वो बुलबुला बनकर ऊपर की तरफ उठता है। पानी के भीतर ऐसा हवा का एक बुलबुला बना हुआ है। तो ये आसपास पूरा क्या भरा हुआ है, पानी, और ये क्या बना हुआ है,
बुलबुला। तो यहां पर इसके भीतर क्या है? वायु। इसके बाहर चारों तरफ क्या है? जल। लेकिन इसके भीतर क्या है? अंदर इसके एयर भरी हुई है। और ये जो बुलबुला बना है इसका व्यास कितना है? 4 मिलीमीटर। इसका मतलब है त्रिज्या कितनी होगी? 2 मिलीमीटर। समझ आ रहा है? अच्छा, अब प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज जाता है और उस बुलबुले से अपवर्तित होता है। प्रकाश किरणों को उपाक्षीय मानकर अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रकाश किरणों को उपाक्षीय मानकर, उपाक्षीय का मतलब होता है आपकी जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के नजदीक वाली किरणें हैं। किरणें दो तरीके से हम डाल सकते हैं, एक मुख्य अक्ष के नजदीक डाल सकते हैं। देखो, अगर ये एक लेंस है तो जो किरणें मुख्य अक्ष के नजदीक आती हैं इन्हें उपाक्षीय किरणें कहा जाता है, और जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर से जाती हैं इन्हें सीमांत किरणें कहा जाता है। तो दूर वाली किरणों को सीमांत किरणें और मुख्य अक्ष के नजदीक जो किरणें आएंगी वो उपाक्षीय किरणें। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रकाश किरणें समांतर किरण पुंज जा रहा है ना उसको उपाक्षीय मान लीजिए। उपाक्षीय मान लीजिए मतलब वो मुख्य अक्ष के थोड़ा नजदीक से जा रही हैं किरणें। समझ आ रहे हैं आपको? ऐसा आप मान लो। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रकाश किरणें समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो कहां से आ रही हैं? बहुत दूर से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। फाइनल इमेज उसकी कहां बनेगी ये आप उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले रे डायग्राम हम बनाना चाहेंगे। फिर से क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? एक बार फिर से सुनिए। अच्छा, पानी भरा हुआ बहुत सारा, उस पानी के भीतर वायु का एक छोटा सा बुलबुला बना हुआ है कि चारों तरफ पानी पानी है, उसके भीतर क्या भरा हुआ है? वायु भरी हुई है। उसके भीतर पानी नहीं है, कांच भी नहीं है, हवा है। याद रखिएगा आप। समांतर प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं पानी के भीतर से और बुलबुले पर टकराती हैं, अपवर्तित होती हैं। अपवर्तन होता है, एक जगह होता है, 2 जगह होता है, 25 जगह होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? जो भी होता है फाइनली उनसे एक इमेज बनती है। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने चारों तरफ पानी भर दिया, बीच में हवा का एक बुलबुला रख दिया, लिख भी दिया आपने कि यहां पर ये वायु का बुलबुला है, ताकि आपको ध्यान बना रहे कि ये वायु है इसके भीतर। और जल का अपवर्तनांक भी दिया है 4/3 इन्होंने। जल के अपवर्तनांक को लिखेंगे μWA। जल का अपवर्तनांक यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अभी तक किरणें नहीं भेजी हमने, अब किरणें भेज रहे हैं। देखो सभी लोग ध्यान से, ठीक है, भेजे किरणें। देखिए, समांतर किरण पुंज है। मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण ये जा रही है और एक प्रकाश की किरण ये जा रही है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये प्रकाश की किरण क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, पोल से जा रही है, इसलिए ये प्रकाश किरण कैसी चली जाएगी? ये सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। बउआ, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? ये जो प्रकाश किरण पड़ी है इस सरफेस के इस पॉइंट पर, ये जल में है अभी और हवा में जाना चाहती है। जल से वायु में जाना चाहती है, सघन से विरल में जाना चाहती है। अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब के पास आएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर तो हम हटा दें, पर हमें अभिलंब तो पता हो कहां है। अभिलंब कहां पर पड़ेगा बताइए? कैसे बनाते हैं अभिलंब? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। उधर है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला देते हैं हम। ये देखिए बेटा, तो ये भैया क्या बन गया? ये अभिलंब बन गया। ठीक है ना? इस पॉइंट पर अभिलंब बन गया। अब ये किरण जाना तो ऐसे चाहती थी, ऐसे इसके जाने का रास्ता था, पर अभी अभी आपने हमको बताया कि क्योंकि ये जल से वायु में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अब अगर इसे अभिलंब से दूर हटा, ये अभिलंब है और ये ऐसे जाना चाहती थी, पर अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर भी हटना चाहती है, तो अभिलंब से दूर हटने के लिए नीचे आना पड़ेगा कि थोड़ा ऊपर उठ जाएगी? हाँ जी,
थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इस रास्ते पर नहीं जाएगी, हल्का सा ऐसा चली जाएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अच्छा इसको हटा देते हैं। तो फिर यहां पर अब ये ऐसे अगर निकल जाएगी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये दूसरी वाली सरफेस ना होती, इसको ना थोड़ा सा हम और अच्छे से बना लेते हैं जरा। ये सीधी नहीं जाएगी, बल्कि हल्का सा ऐसा ऊपर की तरफ झुक जाएगी। ये ऐसे चली जाएगी। सॉरी, हाँ बुआ देखो बेटा, अब आप खुद सोचिए, अगर ये सेकंड वाली सरफेस ना होती इस जगह पर, तो ये प्रकाश की पूरा पूरा वायु होती। भाई अगर ये नहीं होती, इसका मतलब एयर होती पूरी जगह पर, तो ये सीधी ऐसे निकल जाती। अगर सीधी निकल जाती, फिर हम यहां से इसको देखते तो ये हमें कहां से आती हुई प्रतीत होती। इसको पीछे बढ़ा के देखिए कि ये आपको कहां से आती हुई प्रतीत होती। ये थोड़ा सा इधर की तरफ से आती हुई आपको प्रतीत होती, ऐसे। पीछे बढ़ाने पर ये वाली प्रकाश किरण जो ऐसे आ रही थी और ये वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को यहां पर काटती हुई नजर आती। यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता। कब बन जाता? अगर सेकंड वाली सरफेस यहां पर मौजूद ना होती तो ये होता। तो जहां से भी किरणें आ रही थी, मुझे नहीं मालूम कहां से आ रही थी, समांतर किरण पुंज था वो। अगर ये सेकंड सरफेस ना होती, इसके बाद पूरी एयर ही एयर होती, तो जहां से भी किरणें आ रही हैं, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम कहां से आ रही हैं, पर जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी ना, उसका इमेज इस जगह पर बन जाता। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जब प्रकाश किरणें पहुंची तो एक बार फिर से यहां पर उसको इंटरफेस मिला। क्यों? उसके बाद एयर के बाद फिर कांच आने वाला है। एक बार फिर से प्रकाश किरण का वहां पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अब प्रकाश किरण का अपवर्तन कैसा होगा? क्यों? क्योंकि अब वायु से जल में प्रकाश किरण जाना चाहती है। देखो, अंदर हवा है, बाहर जल है, वायु से जल में जाना चाहती है, विरल से सघन में जाना चाहती है। विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। पर अभिलंब है कहां? पहले अभिलंब बनाना चाहिए हमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं लाइन को। तो इससे लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिला देते हैं इसको, ताकि हमें अभिलंब का तो अंदाजा मिले कम से कम। ये हमने अभिलंब बना दिया। देखिए, ये नॉर्मल बन गया। ये नॉर्मल था इस पॉइंट पर, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर। अब प्रकाश किरण के जाने का रास्ता वैसे ये है। देखो, ये जाने का रास्ता है। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं आती, पूरा एयर ही एयर होती, तो ऐसे निकल जाती और आई डैश पर जाकर इमेज उसकी बनती। लेकिन यहां पर भी प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? वायु से जल में, विरल से सघन में जा रही है, और विरल से सघन में जाते समय प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुकने के लिए थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा कि नीचे झुकना पड़ेगा? थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये ऐसे न जाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाती है। ये ऐसे निकल जाती है। और जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, तो इसकी इमेज या ये प्रकाश किरण आपको ऐसा लगेगा कि यहां कहीं पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहां पर इसकी फाइनल इमेज बनेगी। जाकर के देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। ये इस रास्ते पर नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुककर थोड़ा और ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब रे डायग्राम तो हमने बना लिया है। एक बार फिर से इत्मीनान से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो ये देर भी बड़ी हमको फायदेमंद होगी, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो जल्दी जल्दी करना भी हमारा
नुकसानदायक हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हवा का बुलबुला था, ध्यान से देखिएगा। दो समांतर किरणें मैंने भेजी, एक ये वाली किरण जा रही थी, एक ये वाली प्रकाश किरण जा रही थी। ये क्योंकि सेंटर के बिल्कुल सामने थी, अभिलंबवत आपतित हो रही है, इसलिए सीधी निकल जाएगी। रिफ्रैक्शन होगा पर सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं, अपवर्तन होगा उसका। जो दूसरी वाली प्रकाश किरण थी, समांतर किरण पुंज था ना, तो एक दूसरी वाली जो किरण पुंज था, ये प्रकाश किरण थी, ये यहां पर पड़ी, इस पॉइंट पर यह अभिलंब बनाया गया, जल से वायु में गई, सघन से विरल में गई, अभिलंब से दूर हटी, तो सीधी ना जाकर के अभिलंब से थोड़ा दूर ऐसे हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, यहां की तरफ जा रही थी। अगर ये सेकंड सरफेस ना होती, पूरी एयर होती, तो यहां से जब अपवर्तन हुआ है, तो जहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, उसकी इमेज इस पॉइंट पर आकर के बन जाती, क्योंकि ये प्रकाश किरणें यहां कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन क्योंकि दूसरी सरफेस पड़ गई और उसके बाहर फिर से पानी मिल गया, इसका मतलब एक बार अपवर्तन यहां फिर हो जाएगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। यहां अपवर्तन हो जाएगा तो विरल से सघन में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यह अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई, हल्का सा ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। अब ये ऐसे जा रही थी, हमने यहां पर अपनी आइस को सेट किया, आइस को सेट करके इसको पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया तो देखा कि ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली जो हमने पीछे बढ़ा रहे हैं, यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब है जो प्रकाश किरण बाद में जाके निकलेगी सबसे आखिरी में, वो प्रकाश किरण हमको यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो अंतिम प्रतिबिंब कौन है? आंसर है अंतिम प्रतिबिंब है आई। तो फिर आई डैश क्या है? आंसर है आई डैश है पहले पृष्ठ के द्वारा वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब है। पहली सरफेस इमेज आई डैश पर बनाती, दूसरी सरफेस ने उस आई डैश को उठा के कहां पर कर दिया है? आई पर कर दिया है, सीधे सीधे। समझ आया? अब फिर से मुझे एक बार सारी चीजें बता दीजिए कि पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बना हुआ प्रतिबिंब कौन सा होगा? आई डैश। और वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर, क्योंकि पहले पृष्ठ पर किरणें समांतर आके पड़ रही हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कहां पर है? इंफिनिटी पर। प्रतिबिंब कहां पर है? आई डैश पर। ठीक है ना? पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? जल से वायु में कि वायु से जल में? जल से वायु में जा रही है। ठीक है, दूसरी सरफेस को जरा चेक कर लेते हैं। दूसरी सरफेस के लिए वस्तु कहां पर है? आई डैश पर, क्योंकि दूसरी सरफेस ने आई डैश को उठा के आई पर पटक दिया है। तो दूसरी सरफेस के लिए वस्तु है आई डैश पर, प्रतिबिंब कौन है? आई है। दूसरी सरफेस के लिए प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है कि जल से वायु में जा रही है? वायु से जल में जा रही है। यार सब कुछ तो पता है अभी आपको। अब अगर इतनी सारी बातें आपको मालूम हो गई हैं, तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना बाकी है एंड यू विल गेट योर आंसर। बड़ी आसानी से आप पा जाएंगे। चलिए करते हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए देखो, प्रथम पृष्ठ के लिए म्यू बताइए क्या लेना चाहिए? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब म्यू ए डब्ल्यू। म्यू ए डब्ल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, और म्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू है 4/3, तो 1/4/3 लिखेंगे तो ये पलट करके 3/4 बन जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए बताइए कितनी लेनी चाहिए मुझे? फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मिलीमीटर। यहां पर एक चीज आप देखें, हम सेंटीमीटर में सारी चीजें यूज कर लेते हैं, तो 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्या होगा? 0.2 सेंटीमीटर। भाई मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलोगे ना, 10 से डिवाइड करोगे 0.2 सेंटीमीटर, तो ये आर आएगा 0.2 सेंटीमीटर। प्लस लें कि माइनस लें? निशान नहीं बताया आपने हमको। इस सरफेस के लिए आर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? दाहिनी तरफ नापा जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव होगा। यू के लिए क्या लेना चाहिए बताओ? पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कहां पर है? प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? तो फिर वस्तु कहां पर है? अनंत पर। और बाईं ओर से आ रही तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सूत्र लगा दीजिए अभी आप। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1 अपॉन आर। म्यू की जगह पर लिखेंगे 3/4 और अपॉन में v, या इसको कर लो v डैश आप मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इमेज ये तो है नहीं, तो हम इसको v डैश माने ले रहे हैं जो पहली इमेज बनी हुई है i डैश पर। -1 अपॉन u, u की जगह माइनस इन्फिनिटी, म्यू 3/4 -1 और r की जगह पर बउआ लेना पड़ेगा 0.2, या आप मिलीमीटर में ही लिखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है सेंटीमीटर वगैरह में दशमलव समलव आ जाएंगे तो हम एक काम करते हैं, मिलीमीटर में ही सारे डिस्टेंसेस ले लेते हैं, हमारा आंसर भी मिलीमीटर में ही आ जाएगा। बना रहने दो इसको, और आर की जगह पर 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पर 1/अनंत क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर यह आ जाएगा 3/4 v डैश इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 और बटे में 2 आ रहा है, तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। भाई 4 भी अपॉन में है, 2 भी अपॉन में है, तो 4 और 2 गुणा कर लेंगे, 8 बना लेंगे, ऊपर -1 बच जाएगा, तो -1/8 बना लेगा ये 4 दूना 8, क्रॉस गुणा कर दो, v डैश बढ़ जाएगा, 3 दूना 6, v डैश इज इक्वल टू -6 मिलीमीटर। इसका मतलब साफ है कि ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, पहली वाली सरफेस के द्वारा इमेज बनी कौन सी है, आई डैश, ये कितनी दूरी पर बनी है, 6 मिलीमीटर दूरी पर बनी है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस कितना है 6 मिलीमीटर, और बाईं ओर बनी है, बाईं ओर, इसलिए नेगेटिव साइन भी देखो आ रहा है। तो कैलकुलेशन और हमारा रे डायग्राम दोनों ही हमारी बातों को एग्री करते हैं, तो दोनों सही है। इसका मतलब ये समझ आया कि नहीं आया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ले लीजिए, दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए भी इतनी सारी बातें पहले तो देख लेते हैं। क्या होगा, म्यू बताइए क्या लेना पड़ेगा दूसरी सरफेस के लिए। म्यू की जगह पर क्या लेना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि इस बार किरण वायु से जल में जाएगी तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लेना पड़ेगा, म्यू डब्ल्यू ए, और म्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू पहले से दी गई है 4/3। आर की वैल्यू बताइए कितनी लेनी चाहिए, 2 मिलीमीटर, प्लस लें कि माइनस में लें, सोच लो। माइनस, इधर वाली सरफेस है तो 2 मिलीमीटर माइनस में लेनी पड़ेगी आपको। वस्तु की दूरी कितनी लेनी पड़ेगी, दूसरी सरफेस के लिए वस्तु कहां पर है, आई डैश पर, और दूसरे सरफेस से वस्तु की दूरी कितनी है बता सकते हैं, यहां से टोटल यहां तक का डिस्टेंस 10 मिलीमीटर। बहुत अच्छे, कैसे, 4 मिलीमीटर इसका व्यास और 6 मिलीमीटर डिस्टेंस पर हो, तो पूरी कितनी डिस्टेंस हो गई 10 मिलीमीटर। प्लस लेना है कि माइनस लेना है, क्यों माइनस, क्योंकि इसके बाईं ओर है ये, इसलिए -10 मिलीमीटर। बवा हो, नहीं समझ में आया बेटा ये आपको। अच्छा, अब सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगाइए, म्यू अपॉन वी -1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन आर। म्यू की जगह पर लिखेंगे 4/3, इस बार v को v लिखे रहने दीजिए, u की जगह पर लिखेंगे -10 इज इक्वल टू, ये म्यू की जगह 4/3 -1 और r की जगह पर -2। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये 4/3v इज इक्वल टू, ये देखो बेटा माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तब तक इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 यहां पर आएगा, 4 - 3 1/3 और अपॉन में 2 भी है, तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये 1/6। 4 - 3 1/3 इंटू 2 1/6, पर इस माइनस की वजह से वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर का तो प्लस आएगा
पर नीचे वाले माइनस की वजह से ये टर्म माइनस हो जाएगी, और ये 1/10 जो कि प्लस है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, -1/10, 4/3v इज इक्वल टू 10 और 6 का एलसीएम क्या लेंगे 30, 6 से भाग देंगे 5 बार आएगा तो -5, 3 बार आएगा, तब तक 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 4/v इज इक्वल टू -8/10, -5 -3 मिलके -8/10, 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 बार में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये 1/v की वैल्यू है -2/10, इसको भी कैंसिल कर लो, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू -1/5, तो v इज इक्वल टू आ गया -5, और सारी डिस्टेंसेस हम किस में यूज कर रहे हैं, मिलीमीटर में। -5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर जाकर के उसकी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। अब कहां पर इमेज है लास्ट वाली, ये है, और कितनी दूरी पर बन रही है, 5 मिलीमीटर दूरी पर। कहां से 5 मिलीमीटर दूरी पर? आप कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हो, तो दूसरे पृष्ठ से 5 मिलीमीटर दूरी पर बनी। दूसरी सरफेस यहां से नापेंगे डिस्टेंस को, तो यहां से जब आप नापते जाएंगे तो 4 मिलीमीटर तक तो यहां पहुंचेंगे आप, 1 मिलीमीटर और इधर जाना पड़ेगा, यहां पर अंतिम प्रतिबिंब जाकर के बन जाएगा। अब आप देखिए हमारे रे डायग्राम में भी लगता है कि यहां से 1 मिलीमीटर दूर ऐसे बनेगा, और हमारा कैलकुलेशन भी हमको बताता है कि इससे 5 मिलीमीटर दूर पर बनेगी। दूसरी चीज, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव आई है, इसलिए सरफेस के बाईं ओर इमेज बननी है, तो हमारा रे डायग्राम और हमारा कैलकुलेशन दोनों ही एक दूसरे के साथ सहमत हैं, इसलिए दोनों ही चीजें सही हैं फिर तो। अब ये हमें बताइए, सवाल में जो लास्ट में पूछा गया था, किरणों को उपाक्षीय मानकर अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, क्या लिखेंगे आप आंसर में, क्या लिखेंगे आप 2 तरह से जवाब दे सकते हैं। अंतिम प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से 5 मिलीमीटर दूर बाईं ओर बनता है, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि पहले पृष्ठ से 1 मिलीमीटर बाईं ओर बनेगा, समझ रहे ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड में आ चुका है, देखिए, और इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब बताएं क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं भाई। आपको 2-3 चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। एक तो अपवर्तनांक कौन सा लेना है, ये आपको ध्यान देना पड़ता है, और उसके लिए बस एक चीज आप देखिए कि प्रकाशगण कहां से कहां जा रही है। दूसरा, वस्तु की दूरी कितनी है, दूरी, 2 बातें, वस्तु की दूरी कितनी है और किस तरफ है, कितनी है से हम उसकी वैल्यू मिलेगी, और किस तरफ है उससे हमको निशान मिलेगा उसका। ऐसे ही त्रिज्या को आपको देखना है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है और किधर की तरफ नापी जा रही है, और फिर उसके बाद वैल्यूज लिख करके कैलकुलेशन करते समय भी बड़ी सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती कैलकुलेशन में आपके आंसर को फिर से गलत करवा सकती है, ठीक है ना। तो है बहुत आसान सब कुछ, केवल जब आप स्टार्ट करें उस वक्त ये जो चीजें हम लेते हैं इनमें अगर गलती नहीं हो रही है तो फिर आपका आंसर बेशक बड़ी आसानी से और सही जवाब ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 23। आज हम 2 ही क्वेश्चन कर पाए, देखिए 22 और 23, लेकिन क्वेश्चन का साइज भी थोड़ा बड़ा था, एंड आई होप कि अब आपको समझ में भी आ रहा है धीरे धीरे ये सब कुछ। और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और भी लगाएंगे उनको, पर आज नहीं लगाएंगे, अब अगली क्लास पर लगाएंगे। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते ही मिलते हैं अगले क्लास पर आप इन सब की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जब आप घर में जाइए तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहां लगवा दिया, इसके बाद बस आपको आ गया, फिर आप घर में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपको जब भी खाली वक्त मिलता है आप इन सवालों को दोबारा से अपने घर में लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप भूले नहीं कोई भी चीज। तो आज फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।